नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली को लेकर के। ये जन्म कुंडली जो है ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल कुंडली है जो कहते हैं कि कुंडली दिखाने से क्या फायदा होगा। कुंडली आपके जीवन की आईना है और जब ये कुंडली मेरे पास आई तो ये कुंडली किसी और प्रश्न को लेके आई थी, लेकिन मैंने जब इनके बारे में इनको जब बताना प्रारंभ किया तो उन्होंने बोला कि ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई है। तो अपने कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि पूर्व में आपके साथ क्या हुआ और आने वाले भविष्य का आप अनुमान लगा सकते हैं। आप ये कुछ हद तक या बहुत हद तक आप प्रेडिक्शन के करीब पहुंच सकते हैं कि ऐसा इस दशा में यदि हुआ है तो इस ग्रह के महादशा और अंतरदशा में ऐसा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है और उससे उस व्यक्ति की रक्षा की जा सकती है। जैसे जब कोई सिटी का कोई प्लानिंग करता है, कोई इंजीनियर, तो वो आर्किटेक्चर जो प्लानिंग करता है कि सिटी ऐसा होगा, फिर हम यहाँ पे ऐसे ब्रिज बनाएंगे, फिर उसका हम ऐसे, तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें जो है एक ज्योतिषी भी आपकी कुंडली देख करके अनुमान लगा सकता है कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है या होने वाला है। फाइनल डिसीजन हमेशा ही गॉड का होता है, लेकिन हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आखिरी में ग्रह हमको क्या फल देगा या इसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। आइए बिना विलंब किए चलते हैं इनके जन्म के तारीख पर। 15 सितंबर 1979 या 79 में इनका जन्म हुआ। 2:41 AM मॉर्निंग में। कहां पे? लुधियाना, पंजाब में। अब ये कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली बनती है और कर्क लगन की कुंडली बनती है। और कर्क लगन कैसा लगन है? लगनों में कर्क लगन सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कर्क लगन की एक कमी भी है। क्या कमी है? तो कर्क लगन के लोगों का दांपत्य जीवन सुखी नहीं होता है। कर्क लगन के लोगों के लगभग जो है दांपत्य जीवन जो अच्छा नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि भगवान रामचंद्र भी कर्क लगन के ही थे। जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन दांपत्य सुख की कमी तो उनको भी रही थी। तो यहां पे इस लगन वाले लोगों को दांपत्य जीवन में सुखों की कमी रहती है। कर्क मतलब केकड़ा होता है। एक केकड़ा जब अपने पंजे से किसी का हाथ पकड़ ले तो उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। तो बड़े इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, बड़े किसी से भी बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जाकर के भावनाओं में बहने वाले होते हैं। यदि कोई आके सामने रो दे कि मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसको पैसा भी निकाल के तुरंत दे देते हैं। यानी बड़े अच्छे होते हैं इस लगन के लोग, बड़े भावुक होते हैं और बड़े ही कोमल हृदय के होते हैं। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि कहां आती है? तो कुंडली के चौथे भाव में यहां आती है कालपुरुष की कुंडली में, और चौथा भाव हृदय का है। इसलिए ऐसे लोग जो है दिल से सोचते हैं, बहुत ज्यादा, दिमाग से नहीं। अब यहां पे लग्नपति बनते हैं कौन? चंद्रदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के 12वें भाव में। अब लग्नपति का कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाना, ये अच्छा तो नहीं कहूंगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो विदेश गमन करना चाहते हैं, क्योंकि लगनपति यदि किसी कुंडली 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक विदेश की यात्राएं करता है, विदेश में सेटल होता है और वो उसके लिए अच्छा भी होता है। तो लगनपति का 12वें भाव में जाना विदेश के लिए अच्छा है, लेकिन वो क्या करेगा? तो ये लग्न का व्यय भाव, यानी कि लग्न का, यानी कि शरीर का व्यय करेगा। तो शरीर का व्यय करेगा यानी कि स्वास्थ्य को लेकर समस्या देगा। और ये कुंडली आई थी मेरे पास यही पूछने के लिए कि स्वास्थ्य को लेकर जातक बहुत परेशान है। आगे इस विषय पे और चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का बैठना मैं अच्छा नहीं कहूंगा। साथ ही चंद्रमा पे केतु की 5वीं दृष्टि पड़ गई। मैंने पहले भी बताया है कि यदि कुंडली के 6-8-12 में चंद्रमा बैठे और किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो जाए तो ऐसे बच्चों का बचपन भी बहुत कष्टमय बीतता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बालारिष्ट योग का निर्माण हो जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं कहूंगा, मैं लगनपति कमजोर कहूंगा। अब चंद्रमा यहाँ पे 16 डिग्री पे बैठे हैं। किसके नक्षत्र में? आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो चंद्रमा नक्षत्र भी उन्होंने राहु का ले लिया और केतु से दृष्ट भी हो गए, अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं। कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं कौन? सूर्यदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के दूसरे भाव में। लेकिन कुंडली के इनके दूसरे भाव में गुरु, राहु, सूर्य, बुध और शनि 5-5 ग्रह बैठे हैं। चलित में थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज है, लेकिन 5-5 ग्रह जो है यहाँ पे बैठे हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं कहूंगा। एक घर में बहुत सारे ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आराम से जा सकता है,
लेकिन जब 2 से ज्यादा लोग बैठ जाए तो थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का होना, यानी कि ये किसका भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, सारी चीजों में समस्या देगा। अब सूर्य यहाँ पे चूंकि राहु के साथ बैठे हैं तो ग्रहण दोष में आ गए, और सूर्य और प्लस शनि इक्वल टू मंगल खराब, यानी कि मंगल बद्ध हो गए। मंगल भी अच्छा फल नहीं देंगे, मंगल बद्ध स्थिति में यहाँ पे आ गए। तो सूर्य की स्थिति में कमजोर कहूंगा। सूर्य यहाँ पे 27 डिग्री पे अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और राहु यहाँ पे 14 डिग्री पे बैठे हैं, और शनिदेव यहाँ पे 24 डिग्री बैठे हैं, यानी शनिदेव से बहुत क्लोज कंजक्शन यहाँ पे हो रहा है। किसका, सूर्य का। अब यहाँ पे शुक्र जो है इस कुंडली में, कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। शुक्र कहां कहां के स्वामी हैं, तो शुक्र कुंडली में लाभपति होकर के आय में बैठे हैं, और साथ ही साथ शुक्र इस कुंडली में सुख भाव के स्वामी होकर के जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। कैसे, तो नीच के बैठे हैं। अब शुक्र का नीच हो जाना ये अच्छा नहीं है। शुक्र का नीच हो जाना दाम्पत्य जीवन के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यदि कर्क लगन की कुंडली यदि है और शुक्र यदि आपका नीच का हो गया तो बहुत सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। शुक्र इनका जो है 3 डिग्री पे बैठा है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में, यानी कि क्रूर नक्षत्र में, यानी सूर्य का नक्षत्र बैठा है और अस्त होकर बैठा है। मैं यहाँ पे अस्त नहीं लिखा हूं, सूर्य यहाँ पे, शुक्र जो यहाँ पे है वो अस्त होके बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो शुक्र की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो दाम्पत्य जीवन में कमी को लेके आएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुखों में कमी करेगा ऐसा दिखाई दे रहा है, और आयपति होकर के भी, लाभ का स्वामी होकर के, और कुंडली के तीसरे भाव में नीच का बैठा, यानी कि आय के मार्ग में भी रोड़े अटकाए, क्योंकि ऐसे भी कुंडली के दूसरे भाव बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन को, कहीं ना कहीं आय को, लाभ को प्रभावित तो करेंगे। तो ये यहाँ पे समस्या दिखाई दे रही है। बुध कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और बुध कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। जब भी व्यय भाव का स्वामी कुंडली के धन भाव में बैठे तो पैसा आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है, यानी कि आय और व्यय, आय से ज्यादा जातक का व्यय होता है, क्योंकि व्ययपति धन भाव बैठे, धन जातक बचा के रोक के नहीं रख पाता है। तो यहाँ बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कहूंगे, बुध भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पापक ग्रह से पीड़ित होकर बैठे हुए हैं। अब कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ बनते हैं कौन, मंगल देव बनते हैं, और मंगल यहाँ पे लगन में बैठे हैं। कितने डिग्री पे बैठे हैं मंगल, 0 डिग्री पे बैठे हैं, पुनर्वसु यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में। नक्षत्र तो उन्होंने अच्छा लिया, लेकिन वो लगन में नीच के बैठ गए और 0 डिग्री पे बैठ गए, ये अच्छा नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य प्लस शनि इक्वल टू मंगल बद्ध, यानी मंगल बद्ध है, मंगल अच्छा फल नहीं देंगे। इसका मतलब जातक को पंचम भाव संबंधित समस्या भी आएगी। कैसा, संतान प्राप्ति को लेकर के, संतान बार बार स्त्री का गर्भपात इत्यादि हो जाना, संतान का सुख न मिलना। क्यों, क्योंकि संतान के कारक बृहस्पति भी यहाँ पे राहु के साथ बैठ के और शनि के साथ बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं यहाँ पे बैठ करके, केतु से दृष्ट हैं, तो यानी कि संतान भाव और संतान भाव के स्वामी दोनों ही पीड़ित हैं। ये अच्छा नहीं कहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। कुंडली के षष्ठ भाव के और कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। वो कुंडली के दूसरे भाव में जाके बैठे हैं, डिग्री बाई 3 डिग्री पे बैठे हैं, विषम राशि में, बाल अवस्था में, यानी कि बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, बृहस्पति भी कमजोर है। आप सुनते जाइएगा जो जो पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूं कि कुंडली की स्थिति क्या है। तो बृहस्पति की स्थिति भी ठीक नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि संतान को लेकर भी समस्या रहेगी। अब यहां बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के षष्ठ भाव पे पड़ती है, रोगपति की दृष्टि रोग भाव पे पड़ती है, और राहु की दृष्टि भी पड़ती है। अब यहाँ पे एक इनको थोड़ा सा बचाव यहाँ पे होगा। क्या, रोग तो होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। जहां तक आयुर्वेद का सहायता यदि ले, आयुर्वेद की तरफ जाए तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि षष्ठ भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अंग्रेजी दवाई से ज्यादा जातक को हेम्योपैथिक या जो है आयुर्वेद की दवाई ज्यादा सूट करेगा। इनकी दृष्टि कुंडली के षष्ठ भाव अष्टम भाव पे पड़ेगी तो जातक के आयुष की रक्षा करेंगे, और यदि षष्ठ भाव पे अष्टम भाव पे यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक का अंतिम समय यानी कि मृत्यु जब जातक की आती है तो उसमें बहुत ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, आसानी से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नौवीं दृष्टि कुंडली के कर्म भाव पे पड़ेगी। कर्म भाव पे दृष्टि जब बृहस्पति की पड़ेगी तो कर्म क्षेत्रों में जातक की ठीक ठाक स्थिति रखेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो ये दृष्टि इनकी यहाँ पे अच्छी मानूंगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडली में सप्तम पति और अष्टम पति दोनों कौन है, शनिदेव कहां बैठे हैं, कुंडली के दूसरे भाव में। और प्रश्न इनका यही था कि कुछ दिनों से बहुत बीमार है,
तो इनकी आयु कितनी है, ये मेन प्रश्न था मेरे पास। तो शनि देव की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, और शनि देव अष्टम भाव के कारक भी हैं और अष्टम पति भी हैं। तो जब शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा, जातक के आयुष की रक्षा होगी, जातक के आयुष के यहाँ पे बचाव होगा। लेकिन शनि षष्ठपति भी है और वो अपने से जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए, शत्रु राशि में बैठ गए, शत्रु यानी कि सूर्य के साथ बैठ गए तो तात्कालिक शत्रुता में आ गए, यानी कि शनि पीड़ित हो गए। साथ ही साथ राहु के साथ बैठ गए, श्रापित दोष का निर्माण भी हो गया। एक तरह ये जब तक त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कराएंगे आप, यदि किसी कुंडली में शनि राहु बैठे हैं, सूर्य और राहु भी बैठे हैं, तो ये पितृदोष है, ये श्रापित दोष है, इसकी शांति करवानी पड़ेगी, तब जाके जीवन में थोड़ी बहुत स्थिरता आती है। तो शनि की स्थिति बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आयुष्य की जातक की रक्षा होगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है और अष्टमपति अष्टम भाव को देखते भी हैं, ये अच्छा है, ये बढ़िया है। लेकिन दाम्पत्य के लिए ठीक नहीं होगा, दाम्पत्य में मतभेद देगा। ऐसे भी कर्क लगन के लोगों का मैंने बताया कि दाम्पत्य अच्छा नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, शुक्र की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, 3 डिग्री पे सम राशि में मृतक अवस्था में जाके बैठे हुए हैं, बहुत कमजोर है, और सप्तम पति भी कमजोर है। आगे बढ़ते हैं। मंगल का मैंने आपको बताया कि मंगल कर्मपति होकर के और पंचम पति होकर के लग्न में जाके नीच के बैठे हैं, लेकिन मंगल षडबल में 1 नंबर यानी कि मजबूत है, यानी कि जातक के कर्म क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा, तो कर्म क्षेत्र अच्छा रहा, अच्छी नौकरी उन्होंने अच्छी नौकरी किया, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं है, बीच में नौकरी छोड़नी पड़ी, बहुत सारी समस्या इस कुंडली में है, तो बीच में नौकरी इनको छोड़ना पड़ा, और अभी इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। अब मैंने सारे ग्रहों का आपको बता दिया, अब मैं इनको 1-2 बातें अपनी तरफ से बताया। जब कुंडली आई, मैंने बोला इस कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है, तो इन्होंने कहा मुझसे कि हाँ मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, संतान नहीं है, डाइवोर्स भी हो चुका है, और विवाह के बाद इनको संतान भी नहीं हुआ, यानी कि संतान का भी सुख नहीं न मिला, और स्त्री का यानी कि जीवन में पत्नी का सुख भी, भार्या का सुख भी जातक को नहीं मिला, क्योंकि कुंडली पूरी तरह से डैमेज दिखाई दे रही है मुझे। कुंडली में बहुत सारी समस्या है। राहु और केतु के समक्ष पूरे ग्रह यदि आ जाएं, शुक्र साइड में है, ऊपर से नीच के बैठे हैं, तो शुक्र क्या है, तो शुक्र सुख है, तो जातक के सुखों में कमी हो जाती है जातक को, क्योंकि ये नीच के बैठे हैं, अच्छा प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, तो जातक को जो है अर्ध आंशिक काल सर्प यहाँ पे है, आंशिक रूप से काल सर्प दोष भी है, तो उसको भी जातक को ठीक करवाना चाहिए। तो इस कुंडली में ढेर सारे प्रॉब्लम है। उपाय कैसे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या बताए मैंने आपको आगे बताता हूं। अब इनको बुध की महादशा चल रही है। बुध इस कुंडली में, कर्क लग्न कुंडली में द्वादशपति और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी कि अच्छे नहीं है। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल के खर्चों का विचार करते हैं, और बुध अत्यंत पीड़ित होकर बैठे हैं, 29 डिग्री पे बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं, अच्छा स्थिति नहीं है। अब धनपति व्ययपतियों के धन भाव में बैठे हैं, तो हॉस्पिटल के खर्चे को भी हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं, तो यानी हॉस्पिटल का घर जो है एक्टिव हो चुका है, तो हॉस्पिटल में पैसा खर्चा होगा, और ये बहुत दिन से, लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है। इनको 29 अगस्त 2022 से 29 जून 2025 तक बुध में शुक्र का अंतर चलेगा, बुध में शुक्र का अंतर चलेगा, और कुंडली का लाभ भाव भी सामान्य मारक माना गया है, सामान्य रूप से मारक माना गया है, क्योंकि षष्टम से षष्टम होने के कारण यह भी रोग देता है, और शुक्र नीच के बैठे हैं। अब शुक्र नीच के बैठे हैं, शुक्र का अंतर चल रहा है, तो स्वास्थ्य में तो समस्या आएगी, जातक का धन जो है हॉस्पिटल में खर्चा होगा, तो ये हॉस्पिटल को लेकर परेशान है। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया, आयु को लेकर के विशेष संकट यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यदि सही ढंग से इलाज किया जाए और ग्रहों का उपाय किया जाए, तो जातक इस चीज से मुक्त हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बड़ा ही समझने वाला है कि इतने वर्षों से, यानी कि 79 यानी 80, 90, 100, 10, 20, 40, 42, 43 लगभग उम्र हो चुका, इतने वर्षों में जातक ने कभी इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया कि अपनी कुंडली का अध्ययन मुझे करवाना चाहिए। यदि ये करवाते तो ग्रहों को ठीक करके, ग्रहों की पूजा पाठ करके, ग्रहों का अनुष्ठान करके जीवन में बहुत हद तक, चलिए 100% नहीं, कम से कम 80% पत्नी से मतभेद हो, पत्नी घर में रहती, कम से कम घर में तो रहती, एक संतान खराबी हो जाता मान लीजिए, उसके बाद संतान होता, संतान का सुख तो मिलता, तो उन चीजों को ठीक किया जा सकता है, और ऐसा होता है, मैंने किया है बहुत लोगों का, ये संभव है, भगवान का आशीर्वाद
यदि आपको मिल जाए तो संभव क्या नहीं है, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दाम्पत्य का सुख नहीं मिला, नौकरी का पूरा सुख नहीं मिला, और जो है स्वास्थ्य को लेके परेशान है। बहुत प्रकार से इस कुंडली में समस्या है। अब जब सडबल में मैं देखूं, सडबल में मैं जाके देखा कि आखिर में इनको अच्छा गवर्नमेंट जॉब किया, इन्होंने कुछ दिन तक गवर्नमेंट जॉब किया। सूर्य सडबल में सूर्य सबसे मजबूत होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सूर्य सडबल में क्षमा कीजिएगा, सूर्य को सडबल में यहाँ पे सेकंड भाव में मजबूत है। सबसे मजबूत इनके कुंडली में मंगल बैठे हैं, सूर्य यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। तो सूर्य की स्थिति जो है यहाँ पे अच्छी रही तो सरकारी नौकरी इन्होंने तो किया, लेकिन चूंकि ये पीड़ित अवस्था में है ग्रह, इसीलिए बहुत दिन तक ये नहीं कर पाए और इनको जो है वहां पे समस्या आई और वहां से इनको नौकरी छोड़ना पड़ा। तो कुंडली बहुत अच्छी मैं नहीं कहूंगा। और अभी जो है इनको भ्रामरी यानी योगिनी दशा में, भ्रामरी महादशा में चल रहे हैं, जो मंगल की है, और मंगल नीच के बैठे हैं, 0 डिग्री पे बैठे हैं। उनके पास कोई बलाबल नहीं है, यानी कर्मपति सडबल में मजबूत तो है, तो नौकरी तो इन्होंने दिया, और नौकरी भी इन्होंने कैसा किया, मंगल से संबंधित क्षेत्र में थे ये, यानी कि इन्होंने वर्दी वाली नौकरी की, लेकिन कर नहीं पाए और बहुत जल्दी वहां से ये वापस आ गए और कुछ समस्याओं के साथ वापस आए। तो कुंडली बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आप जब भाव बल जाके चेक करेंगे तो कुंडली में सबसे कमजोर इनका कुंडली का सप्तम भाव है। देखिए सप्तम भाव को 12 अंक प्राप्त है, यानी 7th हाउस के पास बिल्कुल सडबल में बल नहीं है, और जातक जो है सप्तम भाव का सुख जातक नहीं मिल पाया। सप्तम भाव के सुखों से जातक वंचित रहा, दाम्पत्य जीवन जातक का अच्छा नहीं रहा। उसके बाद जो सडबल में इनके कुंडली का अष्टम भाव जो है, चूंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी है यहाँ पे, तो अष्टम भाव भी जातक का कमजोर है। तो मैं कहूंगा ऐसे में अष्टम में यदि केतु बैठे यदि, तो बहुत बार शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के योग जातक का बना देते हैं। आकस्मिक रूप से जातक को धन आता रहता है, लेकिन फिर भी शल्य चिकित्सा सर्जरी के बहुत योग बन जाते हैं। तो एक बार ऐसे व्यक्तियों के लिए ही मैं ये राय देता हूं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने से क्या होगा, जातक के स्वास्थ्य में और जातक के आयुष्य में दोनों में वृद्धि होगी। और यहाँ पे साथ ही त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लें, और सूर्य राहु के ग्रहण दोष की शांति करवाना चाहिए। गुरु चांडाल दोष भी बृहस्पति का बन रहा है यहाँ पे, तो एक उसकी भी, यानी कम से कम नवग्रहों की एक सही तरीके से अनुष्ठान कराएं, पूजा कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा लें, इससे लाभ होगा। एक बृहस्पति के लिए एक पुखराज पहन सकते हैं कम से कम 7 कैरेट का, और यहाँ पे चंद्रमा के लिए एक 2 मुखी रुद्राक्ष, और मंगल के लिए भी मैं कहूंगा कि मंगल के लिए नित्य हनुमान चालीसा का जातक यदि पाठ करे, हनुमान जी के शरणागत यदि हो जाए, क्योंकि मंगल देव इनके इष्ट देव हैं, तो जातक को लाभ होगा। सूर्य भगवान को नित्य 1 लोटा जल और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से भी लाभ होगा। एक 3 मुखी रुद्राक्ष भी जातक यदि पहने तो इससे भी व्यक्ति को लाभ होगा। बुध की मातृता चल रही है, भगवान गणेश के शरणागत रहिए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाना है, और ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का 1 माला, और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का 1 माला यदि ये जाप करते हैं, तो जाकर के जीवन में स्थिरता आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये इतना उपाय यदि करते हैं तो लाभ होगा। साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार को पानी में थोड़ा कपूर डाल करके स्नान करें, और माँ भगवती दुर्गा के शरणागत हो जाएं। दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करें, और शुक्र के मंत्रों का ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्रान्वय इस मंत्र का जाप करें, तो शुक्र से संबंधित चीजों में जातक को जो परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि शुक्र ही आज कलयुग में, शुक्र ही सब कुछ है, शुक्र ही सुखों के कारक है, और ये शुक्र कुंडली में खराब हो गए तो जातक के पास सब सुख रहेगा, सब सुख ऐसा व्यक्ति जुटा लेगा, लेकिन उसको भोग नहीं पाएगा। कमी इनको कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है इनका, लेकिन वो इनके लिए उनके सुखों का कोई विशेष महत्व रह नहीं गया है। तो उम्मीद है कि आज का जो कुंडली विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।